हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स बच्चों हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एक बार आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, क्रोमियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है? तो इसके प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? क्रोमाइट ओर में हम क्या डालते हैं? Na2CO3 प्लस O2। ठीक है, ये क्या है? एक फ्यूजन मिक्सचर है। इसको हम डाइजेस्ट करवाते हैं क्रोमाइट ओर के साथ, फिर हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में हम डालते हैं H2SO4, फिर हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। इसको रिएक्ट करवाते हैं हम KCl के साथ, फिर हमें मिलता है हमारा K2Cr2O7। इसको कूल कर अगर हम कराते हैं तो कूल करा के हमें ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं K2Cr2O7 के। ठीक है, तो इसका कलर कभी भी आपको अब नहीं भूलना है और आप नहीं भूलेंगे कलर के बारे में। ठीक है, तो ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं। फिर बच्चों, हमने देखा कि जो क्रोमेट ओर है और ये जो डाइक्रोमेट ओर है, ठीक है, दोनों का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली थी। साथ में बात कर ली थी कि जो K2Cr2O7 है और Na2Cr2O7 है, दोनों में से हम K2Cr2O7 को लेते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कराते हैं टाइट्रेशन का, या जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में हम K2Cr2O7 को लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Na2Cr2O7 जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, जिस वजह से हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप थे जो हमने देख लिए थे। ठीक है, कैसे कैसे जो है हमारा K2Cr2O7 बनता है। फिर इसके ये दोनों हमने देख लिए थे। फिर यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सॉरी, ये जो क्रोमियम के है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हम क्रोमियम की बात पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड क्या है, ये हमने देख लिया था। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमने एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात की, जहां पर इसको क्या किया जाता है? ये जो K2Cr2O7 है, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। ये क्या बनता है? K2CrO4 Cr2O3 प्लस O2 में ये बनता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन कलर की गैस होती है, वो यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने ऑक्सीड देखा कि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों, वो हमने, जैसे Fe2+ से Fe3+ में ये करता है। ठीक है, इसलिए तो हम कह रहे हैं क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या कर रहा है? Fe2+ से Fe3+ में ये चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर रहा है, इसकी रिएक्शन हमने देख ली थी। अब बात करते हैं I नेगेटिव से I2 में भी ये चेंज करता है। कैसे करेगा? देख, जैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है ना, सेम वैसे ही करता है। ठीक है, एक बार इस रिएक्शन को आप देख लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है ये, तो आपको ये नोट कर लेना है और कैसे कैसे हमने बैलेंस किया ये आपको देख लेना है। फिर हम करेंगे I नेगेटिव से I2 में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चल, तो सेम ऐसे ही लिखना है हमें, I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है? ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। प्लस H पॉजिटिव, ये बैलेंस करने के लिए। आगे हमारा यहाँ पर I2 प्लस Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस H2O। ठीक, ये तो हमारी आ जाती है रिएक्शन। ठीक है, ये आ गई रिएक्शन। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है? तो जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था ना,
Fe2 प्लस से Fe3 प्लस कैसे कैसे करेंगे वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो देखो पहले ये हो रहा है यहाँ पर क्या, कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। ठीक है, चेंज कितने का आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। ये कितना हो गया 6। यहाँ पर I नेगेटिव से क्या हो रहा है, I2 बन रहा है। ठीक है, 1। चेंज कितने का आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, 1 का ही चेंज है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, जो ये NF हमने निकाला है, एन फैक्टर हमने निकाला है, इनको क्या करना है, जो हमारे रिएक्टेंट है उधर की साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें जो एन फैक्टर आया उसका मल्टीप्लाई I से करना है, और I में जो एन फैक्टर आया उसका मल्टीप्लाई CR से करना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 6I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 negative plus H positive gives I2 plus Cr plus H2O। अब बाकी बची हुई रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो क्रोमियम 2 है इधर, इधर तो एक ही है, तो ये आ गया 2 क्रोमियम। I कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर आ गया 3, 3 2 जो 6 I2 हो गया। ठीक है, अब देखो क्रोमियम बैलेंस हो गया है। ठीक है, आयोडीन बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। चलो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो गया 7 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है 7 2 जा 14, तो इधर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 14 हाइड्रोजन। सारे बैलेंस है क्या प्रॉपर। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर लेंगे, है ना, चार्ज को देख लेंगे। अच्छा, चार्ज को बैलेंस करने से पहले ऐसे देख लेते, देखो यहाँ पर आयोडीन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो सेम यहाँ पर भी आयोडीन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। आयोडीन कितने यहाँ पर 6, क्रोमियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7 और हाइड्रोजन कितने हैं 14, है ना। यहाँ पर कितने आयोडीन 3 2 6, क्रोमियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 7 और हाइड्रोजन कितना है 7 2 14। तो सेम है, हाँ सेम है, बैलेंस ही लग रही है रिएक्शन, बैलेंस ही है। ठीक है, अच्छा वैसे आपको बैलेंस है रिएक्शन या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर लोगे। ठीक है, चार्ज आपको बैलेंस करना है, कैसे दिख रहा है, यहाँ पे हो गया -6 चार्ज है, यहाँ पर आ गया -2 चार्ज, यहाँ पर आ गया +14 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं तो 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, -6 यहाँ पर आ गया 2 3 जा 6 +6 चार्ज आ गया। ठीक है, चेक कर लो, ये कितना हो गया 8 + 14, -8 + 14, 14 में से 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा 6। ठीक है, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6, चार्ज बैलेंस है दोनों तरफ, बिल्कुल चार्ज बैलेंस है, यानी कि जो रिएक्शन है अब कैसे हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। वैसे हम पहले भी चेक कर लिया ना, हमने क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, तो ऐसे भी हमने रिएक्शन पूरी चेक तो कर ही ली है। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज बैलेंस करके रिएक्शन को पूरा देख सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। चार्ज दोनों तरफ बैलेंस है, यानी कि रिएक्शन भी पूरी बैलेंस है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल की बात हमने की, जैसे कि पहला हमने पढ़ा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। सेकेंड वाले की बात करें I नेगेटिव से I2, रिएक्शन क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, और रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी आप कर ही लोगे। तो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है H2S से
ये एस में चेंज कर लेता है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो SO2 से ये चेंज कर लेता है बच्चों SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स में, इनकी आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये एग्जांपल्स यहाँ पर है। बाकी दो मेन एग्जांपल तो हमने कर ही लिए हैं, तो ये भी मेन है। तो यहाँ पर जो ये एस फॉर्म होता है, ये क्या होता है, इसकी होती है वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी, या हम कहें टर्बिड सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं ना, टर्बिड सॉल्यूशन, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं टर्बिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा बाकी देखो, ये दो एग्जांपल्स तो हमने सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने का मतलब है पूरा हमने देखा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हम प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शन भी क्या है, सब जगह सेम ही है, ठीक है। हमने आगे वाली भी की है, तो ये वाली और ये वाली सेम ही तो है लगभग लगभग, कुछ कुछ पॉइंट्स बस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर I नेगेटिव और I2 है, जबकि यहाँ पर Fe2 प्लस और Fe3 प्लस है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि है तो दोनों सेम ही, ठीक है। बाकी अगर आप आगे के भी करोगे तो ये भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है, ठीक है, चार्ज बैलेंस कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हो गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, या क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, कुछ भी आप। अब ये यूज किस लिए होता है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये यूज किसके लिए होता है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है कि क्यों होता है ये टेस्ट, ये समझ में आ गया। अब कैसे होता है, देखो हमें क्या करना है, Cl नेगेटिव लेना है। अब Cl नेगेटिव यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन लेना है जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें Cl नेगेटिव हो, ठीक है। उसके साथ हमें डालना है H2SO4 प्लस वही Cr2O7 2 नेगेटिव जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें लेना है, इससे हमें क्या मिलेगा, CrO2Cl2, जो कि क्या है हमारी, जो हमारी क्रोमाइल क्लोराइड गैस है, क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड गैस है, ठीक है। अभी जो क्रोमाइल क्लोराइड गैस है ये है कैसी, ब्राउन रेड वेपर्स ऑफ गैस, कैसे हैं, ब्राउन रेड वेपर्स है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे मिला, हमें कोई सॉल्यूशन लेना है जिसमें Cl नेगेटिव हो, साथ में H2SO4 Cr2O7 2 नेगेटिव, हमें मिल जाएगी हमारी जो क्रोमिल क्लोराइड गैस है, CrO2Cl2, ठीक है। तो इस गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए
तो यहाँ पर तो समझ आ गया कि ये Cl नेगेटिव आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज ये है कि हमने कहा कि यहाँ पर हमें ये जो गैस है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड गैस, ठीक है, इसके ब्राउन रेड वेपर्स हमें दिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्रोमिल क्लोराइड गैस है। लेकिन अब आप कहोगे कि ब्राउन रेड तो बहुत सारे गैसेस होती हैं जो ब्राउन रेड वेपर्स जिसके होते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका हम कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे करते हैं, यानी कि पुष्टि हम करेंगे इसकी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसके कॉन्फर्मेशन की, तो कॉन्फर्मेशन कैसे किया जाएगा? अब हमें कॉन्फर्मेशन के लेना है CrO2Cl2, ठीक है, यानी कि जो हमारी है क्रोमिल क्लोराइड गैस, इसको डाल देना है हमें NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर ये देता है Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है, हमारा कॉन्फर्मेशन हो गया है कि जो गैस प्रेजेंट है वो क्या है, क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमाइल क्लोराइड गैस। ठीक है, चलो प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो, क्रोमिल क्लोराइड कह लो, क्रोमाइल क्लोराइड कह लो। ठीक है, चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब एक पॉइंट और है कि नॉट ऑल मेटल क्लोराइड गिव दिस। अब सारे ही मेटल क्लोराइड जो है ये वाला टेस्ट नहीं देते। कौन सा वाला? ये क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो सारे जो मेटल क्लोराइड है वो ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो पहले आप ये कॉन्फर्मेशन टेस्ट आपको नोट कर लेना है, फिर हम देखिए कौन कौन से मेटल्स जो है ये नहीं देते हैं इस टेस्ट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेटल्स नहीं देते हैं या क्यों नहीं देते। तो सारे मेटल क्लोराइड तो ये टेस्ट दे जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मेटल्स क्लोराइड्स ऑफ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं, क्लोराइड्स ऑफ lead and tin do not give this test क्योंकि as they are covalent in nature and do not give Cl negative ion in the solution। ठीक है, चलो, तो लेड AgHgSn ये हमारे कुछ मेटल हैं, इनके क्लोराइड जो है, इनके क्लोराइड जो है क्या नहीं देते, ये टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और दूसरी चीज, ये Cl नेगेटिव आयंस नहीं देते सॉल्यूशन में। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में नहीं देते।
इसीलिए हमने कहा कि जितने भी हमारे, जरूरी नहीं कि सारे मेटल क्लोराइड देंगे, तो नॉट ऑल मेटल क्लोराइड गिव दिस टेस्ट, ठीक है, लगभग यानी कि सारे मेटल क्लोराइड ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। चलिए, बात हो गई क्लियर कि सारे मेटल क्लोराइड नहीं देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, इसके बारे में हमने ये डिस्कशन कर लिया। चलिए, तो नोट कर लीजिए, इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। चलिए, इतना नोट हो गया। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम जानते हैं ये जो K2Cr2O7 है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो हम जानते हैं। ये तो हम जानते हैं, तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O2 के साथ। अब जब हम इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो K2Cr2O7। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट वाला केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं H2O2 के साथ, यहाँ पर हमें मिलता है CrO5, मिलता है CR, ठीक है, जो कि कैसा होता है, डीप ब्लू, ऐसा होता है डीप ब्लू, ठीक है। समझ में आया इतना? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसको हम क्रोमियम परऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोमियम परऑक्साइड। चलो, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद कैसे रखोगे आप इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमियम, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, एक बटरफ्लाई जैसा ना, तो इसको कहा जाता है ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, क्योंकि कलर कैसा है इसका, डीप ब्लू, ठीक है। चलो, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये O और O, तो इसे कहा जाता है बच्चों पर ऑक्सी लिंकेज, तो कितनी पर ऑक्सी लिंकेज है, देखो इधर से भी तो है पर ऑक्सी लिंकेज, है ना, तो इधर भी क्या है हमारी पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, ये क्या हो गई, पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है, समझ में आया कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, क्रोमियम परऑक्साइड बनता है, सिंपल क्रोमियम परऑक्साइड। अगर क्रोमियम परऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें या कलर की बात करें, तो आपको याद रखना है ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू बटरफ्लाई क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि ब्लू कलर ये देता है, ब्लू कलर का ये होता है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, एक बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको, इसके स्ट्रक्चर को, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। तो बच्चों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात की, ठीक है, जैसे I नेगेटिव से I2 कैसे कैसे बनता है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस है, H2S से S बनता है, SO2 से SO4 2 नेगेटिव बनता है, ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद रख लेनी है। फिर हमने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात की कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है, कहाँ किस चीज का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे ये जो टेस्ट है इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाता है, और क्या सारे मेटल क्लोराइड ये टेस्ट देते हैं या नहीं देते, इसके बारे में हमने बात की।
साथ ही हमने रिएक्शन पढ़ी H2O2 के साथ, है ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्रोमियम परऑक्साइड ये बनाता है, जो जिसको हम ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई की तरह और कलर होता है इसका ब्लू। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।